स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको बता दें कि ये आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। एसएससी जीडी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पीवाईक्यू बेस्ड या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उस सीरीज को हम चला रहे हैं, जो आपके आने वाले एसएससी और एमटीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। खासकर एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो इस सीरीज के साथ जुड़ें और आपका जो जीएस का डर है उसको ख़त्म करें और आप जीएस में बेहतरीन स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कब मान्यता दी गई थी? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 2017 में कुंभ को, यानी कि जो कुंभ मेला लगता है, इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अगर हम बात करें, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, तो भारत में टोटल कितनी है? तो ये 15 भारत में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है। जिसमें अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट में जो है सबसे लेटेस्ट जो जोड़ा गया, यानी कि 15वां जोड़ा गया गरबा, जो कि गुजरात का है और इसको 2021 में जोड़ा गया था गरबा को। और 14वां जो जोड़ा गया था, यानी कि 14वां जो इंटेंजिबल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, ये दुर्गा पूजा थी, उसको जोड़ा गया था। किसको? दुर्गा पूजा को। और इसको 2017 में दुर्गा पूजा को जोड़ा गया था। और वहीं उसके बाद अगर हम बात करें, जो कुंभ मेला है, ये 2017 में 13वां जो था ये कुंभ मेला जोड़ा गया था। इन 13वां कुंभ मेला, 14 आपका दुर्गा पूजा 2017 में और 15वां आपका गरबा 2021 में। वहीं अगर हम पहले अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला जो जोड़ा गया था वो कुटियट्टम को, किसको? कुटियट्टम को जोड़ा गया था 2008 में। 2008 में और नृत्य जोड़े गए थे दो, जिसमें रामलीला आता है आपका, कौन सा है? रामलीला और वैदिक जप, यानी कि जो वैदिक मंत्र उच्चारण होता है, इन तीनों को जोड़ा गया था 2008 में। और लेकिन सबसे पहला अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कुटियट्टम, जिसका संबंध केरल से है, ये आपका जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बेहंदी खलम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बेहंदी खलम जो नृत्य है इसका संबंध आपका मेघालय राज्य से है। और अन्य अगर मेघालय के इम्पोर्टेंट की बात करें तो जो बंगला नृत्य आता है ये भी आपका मेघालय से संबंधित है। और नोंग क्रेम, ये तो एसएससी का फेवरेट बनता है डांस और घराने वाले क्वेश्चन। तो बंगला और नोंग क्रेम, बेहंदी खलम, ये आपके तीनों जो हैं मेघालय से संबंधित हैं। आप लोग साथ साथ में उत्तर भी देते चलिए, तो मैं आपको कुछ गैप भी देता हूँ। पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है, तो इसका आंसर आप लोग बताते जाइए साथ ही साथ में। तो जो मुखर रूप है ये कौन सा है? तो टप्पा जो है ये पंजाब के संगीत का एक मुखर रूप होता है। अगर हम इसमें और बात करें जो संगीतों में आता है, तो भांगड़ा तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पंजाब से संबंधित होता है। जिसमें एक गुरुमत संगीत होता है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है पंजाब के हिसाब से। गुरुमत संगीत यहाँ पे बहुत ही फेमस है, गुरुमत संगीत। और जुगनी जो होता है, जुगनी जो संगीत है, ये आपके जो है तीनों पंजाब से संबंधित हैं। भांगड़ा, गुरुमत संगीत, जुगनी और टप्पा भी ये आपका प्रमुख शिखर। जिसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। आगे चलते हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कोर्ट किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो जो आपके जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, आपको पता ही होंगे 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक यूएस ओपन होता है, और जो तीसरा होता है वो विंबलडन होता है, चौथा जो आपका फ्रेंच ओपन होता है। तो इसमें अगर हम बताएं, ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यूएस ओपन भी आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, विंबलडन जो है ये आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और फ्रेंच जो है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विंबलडन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ग्रास कोर्ट। और बाकी की ये चारों ग्रैंड स्लैम आप याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। बेल्जियम और नीदरलैंड किस खेल के वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे? तो बेल्जियम और जो नीदरलैंड है, ये जो आपके खेल को होस्ट करने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा हॉकी वर्ल्ड कप। ये दोनों देश, यानी कि बेल्जियम और नीदरलैंड, हॉकी वर्ल्ड कप को आयोजित करने वाले हैं। आगे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका
वो क्या है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1974 से 1979 तक ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चलती है। इसमें गरीबी हटाओ का प्रमुख नारा दिया गया था। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना की, पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो ये आपकी पहली पंचवर्षीय योजना क्या है, 1951 से 1956 तक होती है। दूसरी 56 से चलती है 61 तक। तीसरी 61 से लेके 66 तक ये तीनों पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि विकास, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारी उद्योग का, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, यानी कि दोनों का समावेश करके तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया आत्मनिर्भरता। वहीं पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रखा गया था, 2.1% पहली पंचवर्षीय योजना का विकास उद्देश्य रखा गया था, लेकिन हमने हासिल कितना किया, तो 3.6% इसमें हमने हासिल किया। वहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो विफल हो गई थी, सबसे विफल माना जाता है, क्योंकि ये 1961 से 66 के बीच हुई, जिसमें भारत ने 2 युद्ध लड़े, एक तो भारत चीन युद्ध हुआ और भारत पाक युद्ध हुआ, तो उसके कारण ये योजना जो है वो विफल हो गई। योजना जो है पंचवर्षीय योजना पहले योजना आयोग बनाता था, जिसके स्थान पर अब नीति आयोग है। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो उसने योजना आयोग के स्थान पर इसको हस्तांतरित किया, और नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और योजना आयोग का भी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही होता था। तो ये आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो ये शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13.6% भारत में शिशु मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो ये 1000 व्यक्तियों पर, जैसे 1000 शिशु जन्म रहे हैं तो उनमें कितने शिशु मर रहे हैं, तो मतलब 13.6 शिशु जो है वो मृत हो जाते हैं, मतलब 0 से 5 साल के बीच में। ये तो ऑलमोस्ट इसको हम 14 लेके चल सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो सबसे कम किस राज्य का है, तो सबसे कम जो है वो गोवा का है, जिसमें 1000 पर सिर्फ 11 ही बच्चों की मौत होती है, और मणिपुर में 12। तो ये सबसे कम स्टेट में आते हैं। अगर सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा में मध्य प्रदेश आता है, जिसमें 59 हैं। इसके बाद यूपी एंड उड़ीसा सेम है, कितनी, 57 शिशु जो हैं यहाँ पे मृत हो जाते हैं। ठीक है, शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें। आगे चलते हैं। राज्यसभा का गठन कब किया गया था, आंसर दीजिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये किसमें के जन्मदिन पर मनाया जाता है, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, बताइए आप लोग हमें आंसर कमेंट में। तो 82.14%, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो 82.14% 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं, राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 15 महिलाएं जो थीं वो इसमें थीं। और अगर एकमात्र मुस्लिम महिला की बात करें तो वो बेगम एजाज रसूल जी थीं, जो एकमात्र मुस्लिम महिला थीं इस संविधान सभा की महिलाओं में। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है वो भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अमेरिका। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य शैली को कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, तो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा सत्रिया नृत्य शैली को कब मिला, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि वर्ष 2000 में सत्रिया नृत्य शैली जिसका संबंध जो है वो असम से है, इसको
शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया और सबसे नवीनतम भी यही है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। अगला प्रश्न आता है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी की अगर हम बात करें यह आपकी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट होगा, यानी कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो गोपद ब्राह्मणों की अगर हम बात करें तो इसका किस वेद से संबंध है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मणों का संबंध है। सामवेद आपको पता ही होगा, संगीत के लिए होता है ये सब। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही ये आपको सारे के सारे जो भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट वो करा दी जाएंगे और पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे इसका, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के अगर हम प्रतिपादक की बात करें कौन है तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न आता है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया था? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सारनाथ राइट आंसर है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इम्पोर्टेंट पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा खुशवंत सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला आता है मैले कम्ल किस में पाया जाता है? तो मैले कम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सेब में मैले कम्ल पाया जाता है। अगला आता है भारत में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में अगर हम जैव आरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो ये कितने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। आप लोग भी आंसर साथ में करते चलिएगा, जिससे आपको लास्ट में जो है वो आप अपना स्कोर ज़रूर मुझे लिख के बताएं कि 40 में से आपने क्या स्कोर किया, जिससे आप इसे डे बाय डे नोट करिए और जो भी डिटेल मैं बता रहा हूँ उनको देखिए, आपको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट में स्कोर अपना ज़रूर बताएं और साथ में आंसर भी देते चलिए। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज का संबंध किस नृत्य से है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि भरतनाट्यम से इनका संबंध है। अगला प्रश्न आता है भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार का संगीत के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम को किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? ऑप्शन बी कर्नाटक संगीत के लिए भरतनाट्यम को जाना जाता है। अगला आता है कौन सा जलडमरू मठ आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि बेरिंग स्ट्रेट जो है प्रशांत महासागर और आर्कटिक सागर को जोड़ता है। गोटीपुआ नृत्य उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो 25 का आंसर दीजिए आप लोग। तो उड़ीसा जो है ये गोटीपुआ नृत्य से संबंधित है, मतलब उड़ीसा का ही गोटीपुआ नृत्य है। क्रिकेट में विकेट की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन इसका क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, यानी कि 28 इंच जो है वो क्रिकेट में विकेट की लंबाई होती है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस को मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न आता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कोसी जो है बिहार का शोक हम इसको कहते हैं। कनक रैली और भारतीय शिवाजी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कनक रैली जो है और भारतीय शिवाजी ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मोहिनी अट्टम। अनुच्छेद 21A को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा
कराई गई थी। पुथांडू निम्नलिखित में से किस राज्य का नववर्ष त्यौहार है? नववर्ष त्यौहार एसएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर हम बात करें तो किसका है ये पुथांडू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तमिलनाडु जो है वो पुथांडू का नववर्ष त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सी समिति थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति जो थी उसके आधार पर इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आता है 2023 के ज्ञानपीठ यानी कि जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसे किसे दिया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राम भद्राचार्य और गुलजार जी यानी कि ए एंड बी दोनों को ये दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राम भद्राचार्य और गुलजार को 2023 के 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे। अंगुत्र निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो इसकी अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म से अंगुत्र निकाय का संबंध है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी बॉक्सिंग लवलीना बोरगोहेन का संबंध है। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व बैंक की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि द्वारा प्रयाग प्रशस्ति नामक शिलालेख में लिखा गया था, वह कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति नामक शिलालेख में इसको लिखा गया था। अगला प्रश्न आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? यानी कि राजीव गांधी जी जो थे ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब की गई नाबार्ड की स्थापना? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में दशकीय गिरावट दर सबसे अधिक देखी गई थी? तो राइट आंसर क्या है? नागालैंड, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और ये रहा आपके लिए। सबसे पहले आपको तो अपना कमेंट बॉक्स में हमें स्कोर बताना है कि आपने 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और इसके बाद जो आज आपके लिए क्वेश्चन है इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि साइमन कमीशन भारत किस वायसराय के समय आया था। तो साइमन कमीशन यानी कि जब भारत आया था 1928 में, तब उस समय वायसराय कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। और हाँ, करंट अफेयर अभी से आप लोग रेडी कर लीजिए, फिर जब एग्ज़ाम्स आते हैं और करंट अफेयर भर भर के आता है तो आप लोग फिर ई बुक ख़रीदना स्टार्ट करते हैं। तो अभी से पहले से तैयारी रखिए, जिससे आप इसे अच्छे से और कई बार, यानी कि रिवीजन इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई 2 घंटे कम चलेगी, एक्स्ट्रा क्लासेस यानी कि यूट्यूब पे 2 घंटे कम देखिए, लेकिन सेल्फ रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर सेल्फ रिवीजन कम है तो उसको टाइम दीजिए, वो 2 घंटे ज़्यादा हो जाए तो चलेगा। तो करंट अफेयर की बुक ले लीजिए, प्रिंट आउट फॉर्मेट में भी निकलवा लीजिए, ज़्यादा पेज नहीं है, सिर्फ 120 पेज हैं इसमें, और ई बुक फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। प्राइस जो है वो 39 रुपये है। दिसंबर तक का अपडेटेड मिल जाएगा आप लोगों को करंट अफेयर, और यहीं तक आपका करंट अफेयर पूछा जाने वाला है एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो अच्छे से इसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स, फेमस पर्सनालिटी सब इसमें दिया गया है, और ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस में तो ये करंट अफेयर धूम मचा रही है। 80% से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से फंस रहे हैं, और बाकी भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेंगे दिल्ली पुलिस में तो वो भी मैं इसमें कवर करके देता हूँ आप लोगों को जैसे ही एग्जाम्स होते जाते हैं। बाकी आप लोग इसे परचेज़ कर लीजिएगा। और एसएससी जीडी स्टैटिक जीके का वेटेज आप सभी पुराने छात्रों को पता ही होगा, जो इस चैनल से यानी कि जो पहले चैनल से जुड़े रहे थे उनको पता ही होगा कि हमारी स्टैटिक जीके की बुक कितनी खास और बेहतरीन है। तो इसको भी परचेज़ करिए। ये इसका 2.0 वर्जन यानी कि लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है। तो इन दोनों बुक्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और एसएससी जीडी के फ्री टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।